जी और बड़ी खबर यह है कि नाटो देश रोमानिया पर ड्रोन हमले से हड़कंप मचा हुआ है। रोमानिया के गलाटी में सुइसाइड ड्रोन से अटैक किया गया है। रिहायशी इमारत पर हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पूर्वी रोमानिया पर रूस से हमले का शक है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गलाटी इलाका रोमानिया का, जहां पर सुइसाइड ड्रोन से अटैक किया गया है और शक जताया जा रहा है कि यह हमला रूस की तरफ से अंजाम दिया गया। इधर यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानिया पर हमला हुआ। रूस ने ड्रोन अटैक किया। गलाटी में रूस के ड्रोन का मलबा मिला है। पहली बार ड्रोन हमले से रोमानिया में तबाही मची। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए आप, ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानिया पर हमला हुआ है। रूस ने ड्रोन अटैक किया। यह रोमानिया की तरफ से कहा गया। गलाटी में रूस के ड्रोन का मलबा मिला है। पहली बार ड्रोन हमले से रोमानिया में तबाही। और अहम खबर है, रोमानिया के 2 इलाकों में ड्रोन हमले हुए हैं। तुलसिया काउंटी में भी ड्रोन हमला हुआ है। दूसरे ड्रोन के मलबे की जांच की जा रही है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। तो ये खबर बड़ी है। गलाटी इलाके में सुइसाइड ड्रोन से अटैक हुआ है। रोमानिया का ये रिहायशी इलाका है जहां पर हमला हुआ है। रिहायशी इमारत धराशायी हुई है। पहली बार ड्रोन के जरिए रोमानिया में तबाही मचाई गई है। रोमानिया के 2 इलाकों में ड्रोन हमले हुए हैं। ड्रोन का मलबा भी आपको तस्वीरों में नजर आएगा। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि बॉर्डर पर आपकी सेना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ नाटो कंट्री रोमानिया पर जो हमला हुआ है उसमें यह शक जताया जा रहा है कि यह हमला मुमकिन है कि रूस की तरफ से किया गया हो। और अगर ऐसा हुआ है तो यकीन जानिए इस जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। रोमानिया पर हमला, नाटो क्या लेगा बदला? जी हां, ड्रोन अटैक को डिकोड करते हैं। अपार्टमेंट में ड्रोन धमाके से 3 लोग घायल हो गए। विस्फोटक ड्रोन सीधे जाकर इमारत की 10वीं मंजिल से टकराया। ड्रोन अटैक के बाद आग की लपटें उठी। आधी रात में 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पहली बार ड्रोन हमले से रोमानिया में तबाही मच गई। रूस ने दावा किया है कि रोमानिया में जो ड्रोन अटैक हुआ है वो रूस ने नहीं किया। ड्रोन रूस का नहीं था। नाटो को उकसाना चाह रहा है यूक्रेन, और यूक्रेन पर हमले का शक जताया गया है। रोमानिया ने चेतावनी दी है, ड्रोन हमलों से महायुद्ध का खतरा है। रूस के राजदूत को तलब कर लिया गया है। आगे होगा क्या? युद्ध में नाटो की सीधी एंट्री की आशंका जताई जा रही। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब, ये बात कहां तक जा सकती है, क्योंकि रोमानिया नाटो कंट्री है, और अगर यह साबित हो जाता है कि यह हमला रूस की तरफ से हुआ, यह ड्रोन अटैक रूस ने अंजाम दिया, तो फिर तो इसका अंजाम बड़ा विनाशकारी हो सकता है। क्या सीधे नाटो की एंट्री होने वाली है इस जंग में? बिल्कुल समीर, जैसा आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 बाध्य करता है कि अगर किसी एक नाटो देश पर हमला होता है तो बाकी देश भी उसका साथ देंगे, उसमें मिलकर उस हमलावर का या उस हमले का सामना करेंगे। लेकिन 2-3 बातें निकल के आती हैं। रशिया क्यों करेगा अटैक? हालांकि ये बात तकरीबन टुकड़ों से शायद पता लगेगा कि वो शायद शाहिद टाइप ड्रोन है, जो जेरान भी कहते हैं रशिया में, उसके द्वारा हमला किया। यदि ऐसा होता है तो क्या इसको मिसगाइड किया गया है, या रशिया ने जानबूझ के किया है, या इनएडवर्टेंट हुआ है, अचानक ही डायरेक्शन बदली होकर चला गया हो? तो कई चीज़ें निकल के आएंगी। मेरे ख्याल से अभी इस समय में नाटो देश आर्टिकल 5 अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि जिस प्रकार से टेंशन इस समय में वहाँ पर चल रही है, पहले भी कुछ दिनों में देखा कि बाल्टिक कंट्रीज़ के ऊपर उड़े थे, जहाँ पर कि एक रोमानिया के ही फाइटर ने, नाटो फाइटर ने गिराया था, जबकि बाद में पता चला कि वो ड्रोन यूक्रेन का ही था। तो इस तरह का भी हो रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन भी मिसगाइड करके, ब्लाइंड करके वहाँ भेजे जा रहे हैं। रशिया ने उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए लोकेशन डायरेक्शन बदली कर दी थी। क्या यहाँ पर भी ये ड्रोन कहीं और जा रहा है? तो यूक्रेन ने इस तरह करके किया है ताकि नाटो देश
भड़के और यूक्रेन को इसमें इनडायरेक्ट फायदा होगा। ये सब बातें भी मेरे ख्याल से निकल के आएंगी, लेकिन एक बात निश्चित है कि टेंशन दोनों पक्षों में ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, और इस बार तो रोमानिया की तरफ से सर बोल भी दिया गया है कि जो हमला है वो रूस की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के एल्चेविस्क में भीषण ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन से गैस स्टेशन को टारगेट पर लिया गया और इस हमले के बाद गैस स्टेशन में भयंकर आग लग गई। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए आप, खबर आपको हम बता दें यूक्रेन के एल्चेविस्क से है, जहां पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया और ड्रोन से गैस स्टेशन को टारगेट पर कैसे लिया गया, ये देखिए आप, एक बड़ा धमाका। हमले के बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि स्वीडन से जेलेंस्की की ग्रिपेन डील हो गई है। स्वीडन के अपसाला एयरबेस से जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया 16 ग्रिपेन फाइटर जेट देगा स्वीडन। मेटियोर मिसाइलों से लैस होंगे ये ग्रिपेन जेट्स। रूस के वायुसेना पर भारी पड़ेगा ग्रिपेन, ये दावा कर रहे हैं इस डील के बाद जेलेंस्की। तो सवाल यह है कि क्या एक नया मोड़ इस युद्ध में नजर आने वाला है? क्या जिस तरह से जेलेंस्की अभी आपने सुना ये दावा करते नजर आए, जब उनकी तरफ से कहा गया कि स्वीडन की तरफ से 16 ग्रिपेन जेट दिए जाएंगे, फाइटर जेट दिए जाएंगे, तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? लेकिन इससे पहले आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर जो ग्रिपेन जेट हैं वो कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं रूस के लिए। मेटियोर मिसाइलों से डेडली कॉम्बिनेशन है ये, जी हां, इसमें मेटियोर मिसाइलें हैं और इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। ग्लाइड बम का जवाब 200 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, ग्रिपेन जेट का फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कम मेंटेनेंस में भी मारक क्षमता इसकी काफी अच्छी है। Su-34 जेट पर भारी है ग्रिपेन Su-34, जो कि रूस का फाइटर जेट है। ग्राउंड फोर्स को ग्रिपेन से मिल सकती है काफी ज्यादा मदद। ग्रिपेन जेट से दुश्मन की निगरानी करना संभव है। बड़ी बात क्या है, ग्रिपेन डील से स्वीडन पर रूस भारी पड़ा है। बाल्टिक देशों पर हमलों की जो आशंका है वो काफी ज्यादा। ग्रिपेन जेट की ताकत क्या है, यह आप जरा जानिए। जी हां, ग्रिपेन जेट की ताकत का जिक्र हो रहा है तो आपको सबसे पहले बता दें कि इसकी स्पीड है 2460 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉम्बैट रेंज की बात करें तो 15,000 किलोमीटर है, इसलिए यह डील कई मायने में अहम मानी जा रही है। पेलोड की बात करें तो 7,200 किलोग्राम के खतरनाक हथियार यह ले जा सकता है। ऊंचाई में जाने की क्षमता देखिए 52,000 फीट की है। 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। खास बात यह है कि सिर्फ आधा किलोमीटर के रनवे से यह टेक ऑफ करने का मादा रखता है। विशेषता की बात करें तो इसे बड़ा बजट फाइटर जेट कहा जाता है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यह डील यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एफएम ओपी तिवारी सर हैं। ओपी तिवारी सर, बीते 4-5 साल में हालांकि नेटो से लेकर अमेरिका ने एक से एक शक्तिशाली हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन क्या हुआ वो हम देख ही रहे हैं। अब ग्रिपेन जेट की बात हो रही है, स्वीडन 16 ग्रिपेन जेट देगा, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, कोरोना ग्रिपेन जो एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। नंबर देखिए, अगर 16 जहाज आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यूक्रेन का ये फायर पावर बढ़ाएगा। अच्छा, यूक्रेन को F-16 भी मिले थे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट उन्होंने खुद ही क्रैश कर दिया, दूसरा ही मारा गया, तो असर ज़्यादा नहीं पड़ पाया। अभी देखिए, रशियन एयरक्राफ्ट जो बड़े फ्रीली यूक्रेन एयर स्पेस में आके बॉम्बिंग करके अब मिसाइल गिरा के चले जा रहे हैं, उसमें रुकावट आएगी और उसमें एक बहुत बड़ा बाधा पड़ेगा ग्रिपेन। एट द सेम टाइम अभी जो भी यूक्रेन जिस तरीके से खाली ड्रोन से डैमेज कर पा रहा है, डैमेज का एक्शन बहुत कम होता है। अब ग्रिपेन से जो मिसाइल्स लॉन्च होगी उससे डैमेज ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रिपेन का ध्यान रखना पड़ेगा इनको कि जहाँ जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ताकि ये सुरक्षित रहे। तो ये जो उनकी फ्रीडम है, रशियन एयरक्राफ्ट की जो फ्रीडम है, उतना आसान नहीं हो पाएगा और अंदर नहीं आ पाएंगे। पूरी एयर सुपीरियरिटी के मकसद से ये काम कर रहे थे, जितनी मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, जहाँ एयरक्राफ्ट आ रहे थे कीव में हर जगह, उसमें डेफिनेटली काफ़ी कमी आएगी। मैं ख़त्म तो नहीं होगा, कमी काफ़ी आएगी, बट अगेन डिपेंड करता है कि यूक्रेनियन पायलट्स कितने मोटिवेटेड है, कितने अच्छे ट्रेंड हैं, ताकि इस एयरक्राफ्ट को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा, मशीन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट। खाली मशीन अपने आप कुछ नहीं कर सकती। तो ग्रिपेन एक अच्छा जहाज है। पहले बता रहे थे कि जैसे अगर रनवे डैमेज है
उसके ऑपरेशन में उसके उस समय भी ये कम हाफ रनवे में भी उड़ सकता है। कि जब कैपेबिलिटी बड़े जहाज़ों में नहीं होती तो ये वॉर जोन जो होता है उसमें जहाज़ बहुत इफेक्टिव होगा। कि हमेशा ये होता है कि हमारा रनवे कम हो जाता है या कहीं मिलिट्री वेट कर रहे होते हैं, समय कम होता है, इसमें ग्रिपेन काफ़ी इफेक्टिव होगा। देखिए कब तक आता है, अगर एक साथ 16 आएंगे तो इस वॉर में रशिया को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि शायद रशिया जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है कि उससे एक भी लैंड मूव करने में बहुत मुश्किल हो रही है जी। अब जितना भी आगे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसके बशर्ते बहुत लोगों की जाने जा रही है। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, बिल्कुल सही बात है। ये जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़कती नजर नहीं आ रही है संजय सॉय सर। एक तरफ रोमानिया पर हमला, शक जताया जा रहा है कि कहीं ये हमला रूस ने ना किया हो। रूस अगर हमला करता है और यह साबित हो जाता है कि हमला रूस ने ही किया तो फिर तो नाटो की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगी। इधर स्वीडन जो है वो ग्रिपन जेट से लेस करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन को, यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमले किए जाएंगे। रूस के अंदर इसके आसार हैं, तो जंग तो फिर और भड़क रही है इसका मतलब। बिल्कुल समीर, यहाँ जैसे आपने बोला है, अभी इसी में जैसे अभी रोमानिया वाली बात ही, एक लाइन और जोड़ूंगा उसमें जी। अभी डिस्कशन कि रूस हो सकता है टेस्टिंग द वाटर भी कर रहा हो। पहले ही हमने देखा था कि इनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इनका रिएक्शन कैसा रहता है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे, इनका रडार कैसे, ये चीज़ें भी टेस्ट कर लेता आदमी इस तरह। दूसरी बात यह कि जहाँ पर हमला हुआ है वो यूक्रेन की सीमा के पास में, तो गलती से भी जा सकता है या उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए किया जाएगा। तीसरी बात ये कि ये जो ग्रिपेन दिया गया, इसका एक और एंगल मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ ये दिखा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से हाथ खींचे हैं और उन्होंने कहा कि नाटो के ऊपर जोर दे रहे कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए, तो ये नाटो के जो ग्रिपेन एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है ये भी उस दिशा में एक और कदम मैं मानता हूँ कि इन्होंने अपना बजट बढ़ाया, अपना जहाज़ दे रहे हैं। और जैसा एयर मार्शल तिवारी सर बता रहे थे कि इससे इनकी एक स्क्वाड्रन तक तकरीबन उनको मिल जाएगा। एक काफ़ी एयरफोर्स ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 4.5 आधुनिक एयर फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो रशिया को मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और जैसा हमने देखा अभी काफ़ी समय से यूक्रेन भी काफ़ी आक्रामक हो गया है, इनके ड्रोन्स काफ़ी रशिया के अंदर गहराई में जाके हमला करने में सक्षम हो रहे हैं। तो इससे ये उनकी एयर पावर में और एयर डिफेंस में बढ़ोतरी जरूर होगी। ठीक है, यानी आपके हिसाब से कि इससे जो यूक्रेन है वो एयर पावर के हिसाब से काफी शक्तिशाली बन सकता है अगर रूस के मुकाबले बात की जाए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के ठिकाने पर हवाई हमला हुआ है। रूस ने हमला करके इलाके में तबाही मचाई है और इस हमले में कॉन्स्टेंटिनोवका का हवाई अड्डा कैसे तबाह हुआ ये देखिए आप। और वहीं चेरनीहिव में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के शाहेद कामिकाजी ड्रोन को नष्ट किया गया है। हमले को नाकाम करके बड़ा खतरा टाला गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस का शाहेद ड्रोन जिसे नष्ट किया गया है, तस्वीरें सामने आई हैं चेरनीहिव से। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। वोल्गोग्राद में रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट पर लिया गया। ये देखिए आप, तेल रिफाइनरी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही है। तो एक और रूस की तेल रिफाइनरी, वोल्गोग्राद की तेल रिफाइनरी, और यहां पर यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तो ऑयल रिफाइनरी पर हुआ यह बड़ा अटैक था। तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से प्रहार किए गए। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, तेल रिफाइनरी से कैसे आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। हमले के फौरन बाद की ये तस्वीर है, जो पहली तस्वीर आपके सामने है। वहीं हमले के बाद पूरे इलाके में कैसे अफरा तफरी मच गई, बड़ा नुकसान हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की का इंतकाम, सबसे बड़ी रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया। बड़ा हमला यहां पर किया गया है। पूरी डिटेल इस हमले से जुड़ी अब आपके सामने आने जा रही है। हुआ क्या? वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हो गया।
रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक है ये रिफाइनरी जिसे हिट किया गया है। अब क्या खास है ये आप जानिए। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल का उत्पादन यहां से होता है। सिविल सप्लाई के साथ सेना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बड़ा खतरा क्यों है ये भी आप जानिए। जी हां, ड्रोन हमला ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है। रूस की सैन्य ईंधन सप्लाई पर यह सीधा वार है। रूसी एयर डिफेंस पूरी तरह से अभेद नहीं है, यह भी कहीं ना कहीं तय हो गया। वोल्गोग्राद फ्रंट लाइन से काफी दूर का इलाका है और यहां पर यूक्रेन ने किया हमला। इधर यूक्रेन रूस के अंदर था, ड्रोन अटैक करने में सक्षम है और ये हम देख रहे हैं। तेल और गैस रूस की अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ है। और देखिए ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए कि क्या आपको मोटिव नजर आता है, मकसद क्या आपको नजर आता है ज़ेलेंस्की का इन हमलों के पीछे? क्योंकि हमने देखा कि बीते हफ्ते जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से तेल रिफाइनरी और उसके बाद एक हॉस्टल की इमारत को निशाने पर लिया गया था, फिर जमकर कीव से लेकर यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने तबाही मचाई थी और फिर अब वही कर रहा है यूक्रेन। फिर से एक बहुत बड़ी, यानी कि रूस की सबसे बड़ी वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी, वहां पर हमला कर दिया गया। देखिए करुणा, अभी यूक्रेन की जो मेन ताकत है वो ड्रोन है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब विश्व में करीब आजकल नंबर 1 है। तो लेकिन ड्रोन का ये टारगेट कर रहा है और इसके साथ ही देखना पड़ेगा कि रशिया का जो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा, उनके अंदर पेनिट्रेट कर ले रहा है। लेकिन ड्रोन बहुत बड़ा स्केल तक डैमेज नहीं कर पाते हैं। आग अवश्य लगा दे रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा डैमेज नहीं हो पा रहा। जैसे हम जिक्र कर रहे थे, ज़्यादा डैमेज करना है तो जो ग्रिपिन जहाज आ रहा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन ये चुप क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज अभी रशिया के लिए फिलहाल जितना टेरिटरी गेन कर चुका है उसमें इंच बाय इंच आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल क्या, रशिया भी रियलाइज कर गया कि अब असंभव हो गया है कि डोनबास का ये एरिया जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो हाईली फोर्टिफाइड है। फोर्टिफिकेशन बहुत तगड़े तरीके से कर रखा, तो जितना आगे बढ़े उससे ज़्यादा नुकसान है। देखिए रशिया के करीब 2.75 से 3 लाख जवानों की मरने की जो रिपोर्ट है, और बड़े रशिया क्लेम नहीं कर रहा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब ये जो वॉर है करीब करीब स्टेलमेट के पास है। अब रशिया क्या कर सकता है? एरिया तो कब्जा कर नहीं सकता, वो एक बहुत नुकसान अवश्य पैदा कर रहा कीव में, ओडेसा में, कर्लिन में, कई जगह बमबारी कर करके। लेकिन ये शांति तभी बैठ सकती है ज़ेलेंस्की जब चुप रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की भी इसमें एक में आग में घी अवश्य जोड़ दे रहे हैं बाई ड्रोन भेज के। अब ये वॉर कब तक चलेगा? देखिए हमने पढ़ा था एक जगह कि भाई इनकी एक निगोशिएशन चलने की आशा है, बिकॉज रशिया भी नहीं चाहता, यूक्रेन भी नहीं चाहता। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं, अब यूक्रेन क्या चाहता है, मैं इसमें डाउट मुझे हो रहा है कि ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं, यूक्रेन क्या चाहते हैं, उसमें सिमिलरिटी नहीं है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। ज़ेलेंस्की को अगर चाहिए शांति तो ये वॉर कम, मतलब ये ड्रोन्स भेजना इनको कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं करेंगे तो रशिया भी नुकसान करता रहेगा। नुकसान दोनों देशों का हो रहा है, दोनों, रशिया के भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और रशिया जो चाहता था ऑब्जेक्टिव, उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब यूक्रेन को भी ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ड्रोन बना रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर का ड्रोन हर रोज़ बनाते हैं और ड्रोन को ये लॉन्च कर दे रहे हैं। अब ये जब चलता रहेगा ये ड्रोन की लॉन्चिंग, ये इसमें बड़े बड़े टेबल पे आना पड़ेगा, निगोशिएशन होगा तभी वॉर रुकेगी। अगर ये ड्रोन लॉन्च करते रहेंगे तो रशिया भी चुप नहीं रहेगा और ये वॉर चलती रहेगी। इसमें दोनों देशों का नुकसान ही होगा और ये नाटो देशों के पक्ष में। अभी से नाटो भी बात कर रहे थे, रोमानिया की बात हो रही थी। देखिए रोमानिया में भेजा इसने, लेकिन हो सकता है यूक्रेन नहीं भेजा हो, जैसे सोई साहब ने क्लेम किया था। देखिए पोलैंड में ड्रोन भेजा था, वो विदाउट पेलोड था। जब रशिया ने पोलैंड में भेजा था तो उनकी कैपेबिलिटी गेन करने के लिए तो उनके रडार नहीं रिसीव कर पाए थे और मिसाइल ने जो फायर किया था वो भी लॉन्च नहीं कर पाया था। अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि रोमानिया में जो हमला हुआ है, अभी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि यह हमला रूस की तरफ से ही किया गया, बल्कि आसार इसके भी जताए जा रहे हैं कि मुमकिन है कि यह हमला यूक्रेन ने खुद कराया हो रोमानिया के अंदर, ताकि युद्ध की आग और ज्यादा भड़के और जिम्मेदार माना जाए रूस को। वहीं यूक्रेनी सेना पर एफपीवी ड्रोन से हमले की खबर है। हमले में तबाह हो गया यूक्रेन का टैंकर। ड्रोन हमले से बचने में कामयाब रहा सैनिक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। और एक और बड़ी खबर, रूस में यूक्रेन ने किया भयंकर हमला। वोज्दोविचवका गांव में हमले के बाद तबाही, धमाकों से दहल गया पूरा इलाका। ये देखिए आप। और वहीं खार्कोव फ्रंट पर रूस की फौज भारी पड़ती नजर आ रही है। नोवोवासिल्विका पर रूस का कब्जा हो गया है। रूस की ग्राउंड फोर्स का यहां पर एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट तहस नहस। रणनीतिक क्षेत्र में रूस की ये बड़ी जीत मानी जा रही है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुद ये वीडियो जारी किया गया है। पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर ताजा हमलों की आप देख रहे हैं जो रूस की तरफ से जारी की गई हैं। यूक्रेन की ये ड्रोन यूनिट थी जिसे तहस नहस कर दिया गया है। ग्राउंड फोर्स का, रूस की ग्राउंड फोर्स का ये बड़ा एक्शन था। तो नोवोवास्लिवका पर जो रूस का कब्जा हुआ है इसके बारे में आप जानिए। देखिए, आमने सामने की जंग में यूक्रेन की हार हुई है। तोपखाने के साथ आगे बढ़ी है ग्राउंड फोर्स। ड्रोन यूनिट वाले कस्बे पर रूस का कंट्रोल हो गया, यानी यूक्रेन के अंदर रूस को एक और कामयाबी। जी हां, यूक्रेन की फौज फ्रंट लाइन से भाग खड़ी हुई। रणनीतिक जीत इसे माना जा रहा है। खार्किव फतेह के लिए सामरिक रूट है ये। डिफेंस बफर बनाने में रूस कामयाब रहा है। रसद सप्लाई रूट पर अब रूस का कंट्रोल हो गया है। तो आइए रूस के इस कब्जे को जरा डीकोड करते हैं, क्योंकि ये रूस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रूस और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक क्या हुआ है? अब तक 20% यूक्रेन के हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। जंग 5 साल से जारी है, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ रूस को होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से 1,17,000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो अब तक रूस कैप्चर कर चुका है। कहां पर यह कब्जा हुआ है, इसकी डिटेल भी हमारे सामने है। बिल्कुल, अगर इसमें हम देखें तो डोनेट्स्क का जो इलाका है वहां पर कब्जा हो गया। इसके अलावा लुहांस्क, यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों जगहों पर कब्जा हो गया है। खेरसों पर भी रूस ने कब्जा किया हुआ है। तो जो 20% का भूभाग है वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। और जो दक्षिणी ज़ायपरेज़िया है, यानी कि अभी पूरा ज़ायपरेज़िया नहीं, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वहां पर भी कब्जा है। जी हां, इसके अलावा खार्किव और सूमी के कुछ हिस्से भी पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गए हैं। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया है। तो जहां तक यह सवाल पूछा जाता है ना संजय सोय साहब कि हासिल क्या हुआ इस जंग से, तो रूस को तो बहुत कुछ हासिल हुआ, यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? देखिए, ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन ने अपना पूर्वी हिस्सा, जैसे आपने बताया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन, सूमी, इन इलाकों को खो दिया है और कुछ इलाके चल रहे हैं। लेकिन इस समय में जो लड़ाई जारी है वो है वॉर ऑफ एट्रिशन। धीरे धीरे एक एक गांव करके कब्जा किया जा रहा है, एक गली एक गांव, इस तरह से लड़ाई बढ़ रही है। लेकिन ज़मीन पर रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन ड्रोन में और मिसाइल वॉर में इस समय में यूक्रेन ने भी काफ़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि यूक्रेन को क्या हासिल हुआ, यूक्रेन को हासिल हुई डिस्ट्रक्शन, यूक्रेन को हासिल हुआ कैजुअल्टीज़, यूक्रेन को हासिल हुआ नुकसान, यूक्रेन को हासिल हुआ एक तरह से पूरी बर्बादी। लेकिन एक बात है कि इस समय में नेटो देशों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया। अमेरिका ने इस समय हाथ खींचा हुआ है, लेकिन नेटो इस समय में अभी भी खुल के साथ है। जैसे हमने ग्रिपेन का डील देखा है और टेक्नोलॉजी के तौर पे जैसे एयर मार्शल तिवारी बता रहे थे कि उन्होंने ड्रोन्स में काफ़ी सफलता हासिल की है, बल्कि वो इजराइल को भी एंटी ड्रोन सिस्टम देने की बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अनमैन्ड सिस्टम फोर्स बना दिया, इंडिपेंडेंट फोर्स बना दिया जो खाली ड्रोन्स को डील करता है, ड्रोन को लॉन्च करना और एंटी ड्रोन सिस्टम को करना। तो ये इस चीज़ों में देखा जाए, लेकिन फाइनेंशियली आम आदमी को बहुत नुकसान हुआ है यूक्रेन में। और बिल्कुल संजय सर, और यूक्रेन के हम देख रहे कितना डिस्ट्रक्शन और कितनी तबाही वहां पर रोजाना हो रही है। और जिस जिद के साथ, यानी कि नाटो का मेंबर बनना है, जिस इस ख्वाब के साथ जो ज़ेलेंस्की इस पर अड़े हुए थे, जिद पर थे और युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो सब भी कुछ नहीं मिल पाया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन फ्रंट पर अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। रूस ने ट्रंप को सेना भेजने पर चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने क्या कहा? रूस बॉर्डर पर सेना बर्दाश्त नहीं होने वाली। तो आप देखें, सीधी चेतावनी अब रूस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है कि बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं होगा कि जो नाटो की सेनाएं हैं वो रूस के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाए। और रूस की तरफ से आपको याद होगा 2022 में जो जंग छेड़ी गई वो भी इसी मकसद से थी कि कहीं अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो ट्रंप को रूस की चेतावनी क्या है? बॉर्डर पर सेना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मारिया जखरोवा ने क्या कहा है यह आप जानिए। अमेरिकी सैनिक करीब आए तो फिर जवाब सैन्य तरीके से दिया जाएगा। अमेरिका दरअसल नाटो यूरोप को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है, यह कहा गया। नाटो की पूर्वी विस्तार नीति ही यूक्रेन युद्ध की बहुत बड़ी वजह है। अब अमेरिकी सैनिक हमारी स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे अगर ऐसा होता है। 8 दिन बाद क्यों भड़क गया रूस, यह आप जानिए। 22 मई को क्या हुआ था? ट्रंप ने 5000 सैनिक भेजने का फैसला किया था। पोलैंड बॉर्डर पर पहले से 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। रूस अमेरिकी सैनिकों को जंगी तैयारी की तरफ देखता हुआ नजर आया। और एफएम ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, ये तो रूस की तरफ से पहले भी क्लियर किया जा चुका है कि वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत तो इसी मकसद से हुई थी कि कहीं यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो फिर उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये जो अमेरिका का फैसला है, पोलैंड में और अमेरिकी सैनिकों को भेजने का फैसला लिया गया ट्रंप की तरफ से, ये कितना घातक हो सकता है इस पूरे रीजन के लिए? करुणा, अगर ये सेना रूस के खिलाफ के लिए भेजा है तो बहुत बड़ा घातक है, ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसको रूस कभी बर्दाश्त नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो ईरान और रशिया की जो फ्रंट, ईरान और अमेरिका की जो फ्रंट चल रहा है, उसमें रूस बहुत बड़ा ईरान का मददगार बनेगा। अभी हेल्प कर रहा लेकिन सामने से हेल्प नहीं कर रहा, तो अमेरिका को 2 फ्रंट पर नुकसान सहना पड़ेगा। ईरान के माध्यम से रूस उसको नुकसान पहुंचाएगा, प्लस पोलैंड में ये अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स ऑलरेडी भेज चुका है। ये इजी टारगेट हो गए रशिया के लिए। 5,000 10,000 उनकी आर्मी की संख्या एक जगह में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि ये यूक्रेन से, जो यूक्रेन के एरिया जो कब्जा हुआ है वहाँ से काफ़ी अच्छे रेंज में है, जहाँ से मिसाइल फायर करके पोलैंड में ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो इनकी सेना को भी नुकसान सहना पड़ेगा। पहले तो ट्रंप साहब ने बड़े क्लियर स्टेटमेंट दिए थे कि हम हेल्प नहीं करेंगे, सामान नहीं करेंगे, लेकिन ये जवान भेज रहे हैं बिकॉज ये नाटो बनी की थी। नाटो के जो सारे देश हैं उनके पास एक्चुअली मैन पावर की कमी है। अमेरिका अकेले खाली यूके जैसे खाली अमेरिका अपने जवानों के साथ नहीं लड़ सकता। फ्रांस के पास इतने जवान नहीं जो लड़ सकता, इसलिए नाटो को बनाया गया था कि कहीं अगर लड़ाई होगा तब सारे जवान इकट्ठे होंगे और आर्मी की स्ट्रेंथ इफेक्टिवली बढ़ेगी। अगर ये तरीके की अगर कोशिश कर रहे हैं तो रशिया में भी नुकसान हुआ है, लेकिन रशिया भी फॉरेन के सोल्जर्स ले रहा है और नॉर्थ कोरिया की भी हेल्प ली हुई है। तो ये वॉर बड़े अलग डायरेक्शन में जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, विश्व का बहुत नुकसान होगा, यूरोप का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एक बड़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है यूरोप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाजिब है, जायज है सबके जहन में आना कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो यूरोप को बड़ा नुकसान होगा। और जहां तक पुतिन की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की जाए तो संजय सोय साहब, एक बात जरूर ये कही जाती है कि जो रियायत यूक्रेन को दी गई है, अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है और यह जंग यूरोप तक पहुंचती है, यूरोप पर हमले शुरू करता है रूस, तो वो रियायत जो यूक्रेन को मिली वो यूरोप को नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या ये कोशिशें इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं कि इस जंग का दायरा जो है उसको ना बढ़ाया जाए? नहीं, बिल्कुल समीर, ये बात निश्चित है कि यूक्रेन के मामले में रशिया ने काफ़ी कंट्रोल रखा है। बिल्कुल। और एक अननेसेसरी सिविलियन कैजुअलिटीज अवॉइड की हैं। हाँ। कोलेटरल डैमेज जरूर हुआ, लेकिन ये काफ़ी हद तक, क्योंकि यूक्रेन एक तरह से कहते हैं भाईचारा वाला रिश्ता था पुराना, और काफ़ी आपस में एक दूसरे के देश में रहते भी हैं। लेकिन अगर बाकी देशों के साथ होता है, इस समय में आपने एक बात जो कही है वो बिल्कुल सही है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि रशिया नहीं चाहता है कि नाटो के साथ युद्ध करे। रशिया इस समय में, मैं तो ये मानता हूं कि यूक्रेन ही गले की हड्डी बना हुआ है। वो भी चाहता है कि यहाँ शांति हो, यूक्रेन के लोग भी चाहते शांति हो, पर क्या नाटो चाहता है शांति हो, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नाटो इस समय में अपनी सुरक्षा का सेल्फिश मोटो रखते हुए यूक्रेन को कह रहा है तुम लड़ते रहो। ये भी एक कारण है कि उन्होंने ग्रिपेन दिया, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये सब फ्री में नहीं दे रहे, सब बेच रहे हैं। सब बाद में उसका नज़रें उनकी उसके रेयर अर्थ पर, उसके मिनरल रिसोर्सेज पर, उसकी गेहूं पर। तो ये सब देखा जाए तो इस समय में नाटो इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका ने थोड़ा हाथ पीछे खींचा हुआ है और रशिया नहीं चाहेगा कि वो नाटो के साथ डायरेक्ट युद्ध में उलझे। और एक तरह से जो एक रूसोफोबिया यहां पर दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में इसमें वास्तविकता है या फिर जानबूझकर लगातार जो यूक्रेन है, जो ज़ेलेंस्की है, वो ऐसा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? सर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट पर अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। रूस ने ट्रंप को सेना भेजने पर चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने क्या कहा? रूस बॉर्डर पर सेना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, इस बीच ये एक बड़ी खबर आपको बताएं, जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो है ज़ापोरिज़िया
न्यूक्लियर पावर प्लांट की 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और यहां ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट पर आईएईए ने चिंता जाहिर की है। प्लांट की लैंडलाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों ठप हो गए। आईएईए की तरफ से क्या कहा गया? न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का इस वक्त कब्जा है। तो देखिए, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में ब्लैकआउट हो गया है। ये पूरी खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। 12 घंटे से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं। युद्ध के बाद यह सबसे लंबा ब्लैकआउट है। प्लांट के पास के इलाकों में हमले हुए। आईएईए ने दुनिया को इसकी जानकारी दी। न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है, यह खुद आईएईए ने कहा है। अब इसके मायने क्या है ये आप समझिए। प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है। न्यूक्लियर रेगुलेटर से संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में रेडिएशन रिस्क की जो आशंका और खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हां, बड़ा खतरा तो यह है कि तकनीकी खराबी होने पर आपदा प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा। सैन्य गतिविधियों से न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा है। और देखिए एफएमओपी तिवारी सर, ये होना कितना खतरनाक है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई बार खबरें आई हैं ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, लेकिन अब ये जो खबर आई है इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, न्यूक्लियर किसी पर्पज को अगर लीक हो जाती है तो बहुत नुकसान हो चुका है। इसका एक उदाहरण हम जापान में भी देख चुके हैं, रशिया में भी देख चुके हैं। अगर इस तरीके के कंट्रोल करना, या कोई क्लियर हो पा रहा है कि यूक्रेन ऐसी स्थिति में नहीं है कि अगर वहाँ कोई दुर्घटना हो उसको सुरक्षित बचा सके। अब जो अटैक हो रहे हैं, ये लीक जो होगा ये दोनों का नुकसान होगा, रशिया का भी यूक्रेन का भी। लेकिन अगर ब्लेम जिसके ऊपर जाएगा उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत खराब होगी। तो इस तरीके से कंट्रोल करना और यूक्रेन करना, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए कि जाकि ज़ापोरिज़िया का जो न्यूक्लियर प्लांट है सुरक्षित रहे, इससे लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन इतना लंबा समय में 3 दिन से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कुछ बहुत इसमें डेफिनेटली है कि कोई बड़ा डैमेज हुआ है जिसको नुकसान निकालना अत्यंत आवश्यक होगा। हो सकता है कि रशिया जो भी अटैक कर रहा है इसमें थोड़ा स्लो हो, यूक्रेन को भी वैसा ही इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए ताकि विश्व शांति तो क्या कहूँगा, लेकिन लोगों की आसपास जो जनता रह रही है उनको इसकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा निश्चित की जा सके, ये अत्यंत आवश्यक होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। संजय सॉय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।